जो हमारा लेसन है इसका नाम है बीआरएस, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं बीआरएस, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। होता क्या है बीआरएस, और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बीआरएस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर हम रेगुलरली मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हम कंपनी की कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल कर सकें। अब बीआरएस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कैश बुक और पासबुक के बारे में। देखो, ये है कंपनी और ये है बैंक। कंपनी अपनी किताबों में जो पैसे का हिसाब लेके चलती है उसको कैश बुक बोला जाता है। और कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है, जिस बैंक में खाता होता है, और बैंक उस खाते को अपने हिसाब से लेके चल रहा होता है, उसको पासबुक बोला जाता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। मान लीजिए मेरा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो बैंक मेरे अकाउंट को चला रहा होगा उसको बोलेंगे हम पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। और मैं अपने हिसाब से जो सोच रहा हूंगा कि मेरे बैंक में इतना पैसा चले गया, इतना आ गया, अपने हिसाब से मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूंगा, उसको मैं बोलूंगा कैश बुक। तो हमें ध्यान रखना है, दो किताबें होती हैं, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक वह किताब होती है जहां पे कंपनी अपने हिसाब से कैश के बैलेंसेस को मैनेज करके चलती है। मान लीजिए आपको किसी ने चेक से पेमेंट करी, आपने किसी को चेक दिया, तो आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसको कैश बुक में आप डालोगे, और जो एक्चुअली में हो रहा है वो पासबुक में होता है, यानी कि बैंक में। दोनों में डिफरेंसेस आने की वजह से हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। डिफरेंसेस क्यों आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कैश बुक के बारे में और डिटेल में, कि कैश बुक वह किताब होती है जो कि कंट्रोल और ओन्ड हम करते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपकी कंपनी का जो कैश बुक होगा वो कंट्रोल भी आप करोगे और उसके मालिक भी आप ही होगे। ठीक है। और पासबुक में क्या होगा? पासबुक वो एक किताब होती है जिसको कंट्रोल और ओन करने वाला बैंक होता है, यानी कि बैंक में जो आपका खाता है उसको पूरी तरीके से बैंक कंट्रोल करेगा। ये तो बीआरएस क्या है? बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम हर महीने के एंड में इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच हो पाए। कैश बुक का बैलेंस वह बैलेंस होता है जो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे बैंक का बैलेंस होगा, और पासबुक का बैलेंस वह बैलेंस होता है जो एक्चुअल में बैंक का बैलेंस है मेरा। इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं जिसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूँ। देखो, मान लीजिए अग्रवाल जी ने हमें एक चेक दिया 40,000 रुपए का। ठीक है। अग्रवाल स्टोर्स ने हमें एक चेक दिया 40,000 रुपए का, चेक नंबर हमें गिवन। ठीक है। बाल किशन ने इन्फॉर्म किया एज एन अकाउंटेंट को कि एनईएफटी आ चुकी है 5500 रुपए की। और राजीव एक अकाउंटेंट है, उसने 50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया कंपनी का बैंक में। ये तीन ट्रांजेक्शन हैं। पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास 40,000 रुपए का चेक आया है अग्रवाल जी से, तो इसका मतलब क्या है कि वो चेक अगर बैंक में जमा हो जाएगा तो बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। बाल किशन ने बोला कि एक एनईएफटी आ रखी है 5500 रुपए की किसी पार्टी से, तो इसका मतलब क्या है? 5500 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। और राजीव एक अकाउंटेंट है जिसने 50,000 रुपए जाके बैंक में जमा कर दिए, तो इसका मतलब क्या? हमारा बैंक का बैलेंस 50,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को देखूं ध्यान से तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे बैंक का बैलेंस ना 50,000 प्लस 40,000 यानी कि 90,000, और प्लस 5,500 यानी कि 95,500, मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो 95,500 रुपीज से बढ़ जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो जो मैं मान रहा हूँ वो कैश बुक होता है। इन ट्रांजेक्शन्स को जब मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा तो उससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो मेरी कैश बुक में पड़ेगा। तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे बैंक का बैलेंस 95,000 रुपीज से बढ़ चुका है। बट रियलिटी कुछ और है। अब रियलिटी की तरफ अगर आप देखोगे तो ये पता चला कि जो अग्रवाल जी का चेक हमें मिला था ना, वो बाउंस हो चुका है। होने के पीछे कुछ कारण हो सकता है अग्रवाल जी के अकाउंट में पैसा ही ना हो सकता है अग्रवाल जी ने हमारा नाम गलत तरीके से डाल दिया हो। समझ रहे हो? तो इस वजह से वो चेक बाउंस हो गया। तो रियलिटी क्या है कि एक्चुअल में 40,000 रुपए हमारे बैंक में आए नहीं, और हम क्या मान रहे थे वो आ चुके हैं। दूसरा, जो एनईएफटी के बारे में बालकिशन जी ने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म किया था कि 5500 रुपए आ गए हैं, जब हमने उसका स्टेटस देखा तो पता चला वो बैंक ट्रांसफर फेल्ड हो गई, यानी कि एनईएफटी फेल हो गई थी। और तीसरा, जो राजीव है जो 50,000 रुपए हमारे बैंक में जमा
कर चुका है और हमें बोल चुका है कि 50,000 रुपये जमा हो चुके हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, वो राजीव ने जमा करे ही नहीं, वो 50,000 रुपये उसके पास ही। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अपने पैसे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा पैसा कितना है और एक्चुअल में हमारा पैसा क्या है। तो अगर आप इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को देखोगे, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को देख के ऐसा लगेगा कि पेमेंट हमें अग्रवाल जी से मिल गई, एनईएफटी 5500 की मिल गई, बैंक में 50,000 मिल गए। बट जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आपको बैंक स्टेटमेंट को देख के ही मिलेगी। इसीलिए हम बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस बनाने के पीछे का कारण यही है, ये जानना कि मेरा जो बैंक का बैलेंस है और जो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बैंक का बैलेंस है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस किस वजह से है, और उस डिफरेंस को क्लियर करना। तो आंसर्स को भी क्लियर कर लेते हैं। चेक इश्यू बट नॉट पेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा इसको और इलाबरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक है सोनी पटेल, हमने सोनी पटेल को चेक दिया। सोनी पटेल कौन हो सकता है, हमारा कोई क्रेडिटर हो सकता है। हमने इसको चेक दे दिया, ठीक है, बट सोनी पटेल ने अपने बैंक अकाउंट में वो चेक डाला ही नहीं, इस वजह से मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं। तो मान के चलो मैंने सोनी पटेल को 28 अप्रैल को ये चेक दिया, ठीक है। 28 अप्रैल के दिन पड़ता है मान लीजिए शुक्रवार। शुक्रवार के दिन मैंने सोनी पटेल को 50,000 रुपए का चेक देकर अपनी किताबों में एंट्री चढ़ा दी कि सोनी पटेल को मैंने 50,000 रुपए पे कर दिए। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मेरे बैंक से 50,000 रुपए कम हो चुके हैं। पर सच्चाई ये है कि 29 तारीख को सैटरडे था, फिर 30 को पड़ा संडे, और फिर उसने वो चेक डाला 1 तारीख को। और 1 तारीख को चेक डालने के बाद 2 तारीख को पैसा मेरे अकाउंट से कटा। तो मैं क्या सोच के चल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से 28 अप्रैल को पैसा कटा, पर सच्चाई है कि एक्चुअली में वो पैसा 2 तारीख को कटा, यानी कि 2 मई। इस वजह से डिफरेंस आया। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि सोनी पटेल ने उसी दिन बैंक में चेक जमा नहीं करा। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब आपको किसी ने चेक दिया और आपने उसको बैंक में जमा समय से नहीं किया या फिर कर दिया, बट वो क्लियर होने में टाइम लगा, इस वजह से भी डिफरेंस आएगा। आप क्या सोच के चल रहे हो कि मैंने बैंक में चेक जमा कर दिया तो मेरे बैंक में पैसा आ गया होगा, और आपने अपनी किताबों में एंट्री चढ़ा दी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बट सच्चाई ये है कि अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सेम बैंक का अगर चेक होता है तो 1 से 2 दिन लगते हैं, और डिफरेंट बैंक का होता है तो हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए। तो इस वजह से डिफरेंस आया। तीसरा कारण, चेक डिसोनर्ड। चेक डिसोनर्ड भी इज द रीजन जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। अगला है अमाउंट क्रेडिट बाय बैंक विदाउट एनी कंसेंट। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया है बट हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इससे डिफरेंस हो गई होगा। इससे क्या होगा कि मेरी पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ जाएगा, बट कैश बुक में मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए मैं एंट्री नहीं कर पाया। अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड बाय अस और बैंक। अकाउंटेंट ने 10,000 की जगह 1 लाख की एंट्री डाल दी। अकाउंटेंट ने 10,000 की जगह 1 लाख रुपए की एंट्री डाल दी, और जब बैंक स्टेटमेंट में देखा तो 10,000 दिखा रहा था, इसलिए 90,000 रुपए का डिफरेंस था। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट को देख लेते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हम आईना देख रहे हैं। कैश बुक का आईना है बैंक स्टेटमेंट, और उस आईने को देखने के बाद हमें ये क्लैरिटी हो जाती है कि हमारा एक्चुअल बैंक का बैलेंस क्या है। तो चलिए अब हम इस क्लैरिटी को अपनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर और देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी तक आपको बताया है। ठीक है, अगर इस बीच में भी कोई डिफरेंस आएगा तो हम उसको ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए हमारे पास बैंक स्टेटमेंट तो होनी चाहिए ना भाई। बैंक स्टेटमेंट कहाँ है, बैंक स्टेटमेंट ये है। और ये बैंक स्टेटमेंट को ही समझा देता हूँ, देखो ये वाउचर डेट है, ट्रांजेक्शन की डेट, ये पर्टिकुलर्स है यानी कि रीजन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये चेक नंबर है। ये चेक नंबर का जो कॉलम है ना, ये है ट्रांजेक्शन की यूनिकनेस। हर ट्रांजेक्शन को अनोखा उसका चेक नंबर या फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर बनाता है, ठीक है। ये है क्लियरिंग डेट। क्लियरिंग डेट का मतलब क्या है कि वो चीज क्लियर कब हुई, यानी कि बैंक में उस बैंक ने उस चीज को कब ऑनर किया। क्लियरिंग डेट पे फोकस करना है हमें। कोई भी ट्रांजेक्शन के सामने अगर क्लियरिंग डेट है ना, तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। ऐसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन आता है फीचर्स एंड ऑप्शंस, एंड देन यहाँ पे अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर जाते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंक रिकंसिलिएशन। बैंकिंग ऑप्शंस के अंदर हमें सिंपली इसको टिक कर देना है, एंड देन इसको सेव कर देना है। अब जब हम इसको सेव कर देते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में जाकर एक ऑप्शन आता है बैंक रिकंसिलिएशन।
इस पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ रहा है शो ऑल एंट्रीज, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज। तो जितनी भी एंट्रीज अगर मुझे देखनी है, मैं शो ऑल एंट्रीज में जाऊंगा और अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा। मेरा बैंक आईसीआईसीआई में है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा ऐसे। तो ये दिखा रहा है मेरे को कि मैंने 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इतनी एंट्रीज कर रखी, ठीक है। और ये अकाउंट है, ये डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल्स है। ऑब्वियस सी बात है, डिपॉजिट मतलब पैसा आया, विड्रॉल मतलब पैसा गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल भी देखनी है। तो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल कैसे देखेंगे, इस ऑप्शन को वाई कर दो, वाई दबा के ओके कर दो। तो अब मुझे यहाँ पर चेक नंबर भी देखने को मिलेगा। ये वो सारी की सारी एंट्रीज है जिनको मुझे रिकनसाइल करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। रिकनसाइल मतलब मिलाना है, ओके। अब आता है शो अनक्लियर्ड एंट्रीज। शो अनक्लियर्ड एंट्रीज में अगर हम चलें और मैं अगर इसको ओके करूं, तो ये वो एंट्रीज आ गई जिनको मुझे क्लियर करना है, ठीक है। वो था शो ऑल एंट्रीज और ये है शो अनक्लियर्ड एंट्रीज। मान के चलिए आप बैंक स्टेटमेंट से एंट्रीज मिला रहे हैं और आपको दिखा कि यार रणबीर, ये वाली, ये 3 एंट्री आप मिला सकते हो, तो इन तीनों एंट्रीज को आपने मिला दिया, इनको क्लियर कर दिया, पर बाकी आप क्लियर नहीं कर पाए। तो आप इसी स्क्रीन पे जाकर बार बार क्लियर करोगे, क्योंकि इस स्क्रीन का फायदा ये होता है कि ये आपको उन्हीं एंट्रीज को दिखाएगा जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सिंपली बैंक रिकंसिलिएशन में जाके शो अनक्लियर्ड एंट्रीज पे जाना है और अपने डेट्स को सेट करना है, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल जो भी हमारा है ऐसे, ठीक है। अब रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, रिकंसिलिएशन करने के लिए यहाँ पे हमें शॉर्टकट गिवन होता है F4 क्लियर एंट्री का। जो भी एंट्री आपको बैंक स्टेटमेंट से मिलती रहेगी उसको आपको क्लियर करना है F4 दबा के। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है रणबीर लिमिटेड 65,000 रुपये 101201। तो देखो 101201 की जो एंट्री है, ये 2 अप्रैल को क्लियर हो रही है 65,000 रुपये से, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए मुझे सिंपली F4 का बटन दबाना है और यहाँ पे क्लियरिंग डेट में डाल दूंगा 2 अप्रैल, एंटर करूंगा, क्लियर फुल वाउचर, यस आई वांट टू क्लियर इट एंड सेव, ठीक है। तो मैंने इसको सेव करा, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया क्लियर डेट का, ये एंट्री मेरी क्लियर हो चुकी है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको एंट्रीज क्लियर करनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5,000 रुपीज 156201। जब हमें रिकंसिलिएशन करना होता है ना, तो बेसिकली हम बस चेक नंबर को देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर और क्लियरिंग डेट और अमाउंट, इन 3 चीजों को हमें देखना है। तो 156201 1 मई को क्लियर हो रहा है 5,000 रुपये से। ये रहा 156201, F4 दबाना है, कब क्लियर हो रहा है 1 मई, क्लियर द फुल वाउचर, यस सेव। बस ऐसे करते चले आएंगे। एंड फाइनल है एडवर्टीजमेंट 101204 10,000 रुपये 2 जून, ठीक है। ये सब कुछ डन है, सारी की सारी एंट्रीज मैंने क्लियर कर दी। अब मुझे दिखाना है शो क्लियर्ड एंट्रीज, तो मैं यहाँ गया, मैंने ओके किया। तो क्लियर एंट्रीज, क्लियर्ड बैंक एंट्रीज में केवल एक ही एंट्री आ रही है जो कि है 2 अप्रैल की। चेंज करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली डेट, हाँ हाँ सही कहा आपने, वेरी गुड। 10 10 ये दस तारीख अप्रैल है और और क्योंकि ये हमें 10 अप्रैल छह है, तारीख इस मिली वजह से जून ऐसा हो में। रहा है। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। 2 जून यहाँ पे हम डालेंगे, तब दिखा रहा है हमें ये सारी की सारी एंट्रीज क्लियर्ड है। और जब मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कर रहा हूँ, तब मुझे बिजी ये बता रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक केवल एक ही एंट्री आपकी है जो कि क्लियर है, ठीक है। तो बाकी एंट्रीज क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि बाकी एंट्रीज की जो क्लियरिंग डेट है वो 10 अप्रैल से आगे की है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2 जून, जो मेरी मैक्सिमम डेट है वही ले लूंगा, जैसे यहाँ पे 2 जून दिखा रहा है, तो 2 जून, एंड देन ओके, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्रिंट लेके देखते हैं। प्रिंट पे मैं गया, एज इट इज फ्रॉम ग्रिड लेके चलते हैं। एज इट इज फ्रॉम ग्रिड में क्या होता है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। मान के चलिए अभी तो हमें सब चाहिए, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो मैंने इसको ओके किया। प्रिंट के जस्ट राइट हैंड साइड में छोटा सा यहाँ पे पीआर दिखाता है, इसको प्रीव्यू बोलते हैं, हम यहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये दिखेगा। अब ये इतना ज्यादा छोटा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें कॉलम्स बहुत ज्यादा है। अब मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई मुझे टाइप वाउचर बिल नंबर इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इनको हटा दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए। टाइप वाउचर बिल नंबर ध्यान रखना, एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप ये मुझे नहीं चाहिए। तो 3 कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, टाइप वाउचर बिल नंबर और इंस्ट्रूमेंट टाइप। तो कैसे हटाएंगे देखें,
हम एस्केप करेंगे यहाँ से, इस टाइप पे जाएंगे, इसको अनचेक कर देंगे, वाउचर बिल नंबर को भी अनचेक कर देंगे और इंस्ट्रूमेंट टाइप को भी अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है वो चेक हो या कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इंस्ट्रूमेंट नंबर चाहिए। ओके, एंड देन लेट्स सी द प्रीव्यू। तो अब देखो थोड़ा सा जूम हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इसका प्रिंट आउट लेकर बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देना है 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक के लिए, कि 1 अप्रैल से लेकर 2 जून तक की बैंक स्टेटमेंट हमारी क्लियर। सर हम इस ये जो पेज है इसको लैंडस्केप में नहीं कर सकते? कर सकते हैं लैंडस्केप में, उसके लिए मैं यहाँ पे लैंडस्केप वाला ऑप्शन टिक कर देना है, देन ओके कर देना है, एंड देन प्रीव्यू। में बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा पोर्ट्रेट ही लेके चलो, ठीक है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते वक्त हम यहाँ से अपना प्रिंटर सेट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ओके करके, ये वाला सेक्शन प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए अगर आपको प्रिंट करना है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो पीडीएफ में, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट ले लो, यहाँ पे लोकेशन डाल दो कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, आप पासवर्ड भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरे को पासवर्ड क्या रखना है, ठीक है। लास्ट एक और होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि नॉर्मल, जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की बुक्स में होता था, बिल्कुल वैसे ये दिखता है। 1 अप्रैल से 2 जून में ऐसे दे रहा हूँ, तो ये ऐसे दिखेगा देखो, जो हम नॉर्मल 11th क्लास में करते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। 1,70,28,683, और देखो यही बैलेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट में। तो हमने रिकंसिलिएशन कर लिया। रिकंसिलिएशन का मतलब ही यही होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट में मेरा बैलेंस है 2 जून को, वही बैलेंस मेरी किताबों में भी मेरा है। देखो बैंक बैलेंस एज पर लेजर, मतलब मेरी किताबों में कैश बुक में बैलेंस है ये, और बैंक स्टेटमेंट के तहत जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो ये। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो डिस्प्ले के अंदर जाकर फाइनल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल, सेव, और यहाँ पे भी हम इसको शायद देख सकते हैं, देखो ये रहा बैंक अकाउंट्स का बैलेंस 1,77,28,683, ठीक है। सो दैट्स इट इन टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसी के तहत हमारी अकाउंटिंग खत्म होती है। अकाउंटिंग एंड इसलिए होती है क्योंकि अकाउंटिंग जब हमें क्लियर हो जाता है कि ट्रांजेक्शंस की जो सेटलमेंट है वो हमने रिकंसाइल कर लिया, वो हमने चेक कर लिया अपने बैंक स्टेटमेंट से, तो कुछ बचता नहीं है। क्योंकि खुद सोचो, आपने कुछ परचेज करा, फिर आपने कुछ सेल करा, आपने किसी को पेमेंट करी चेक से, किसी ने आपको पेमेंट करी चेक से, और ये पूरी की पूरी क्लैरिटी आपने अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर ली थ्रू BRS। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर अस टू अचीव, ठीक है। तो इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी बिजी के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। उसके अंदर हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को हम ग्रुप एंड कैटेगराइज करते हैं, गोडाउन वाइज डिफाइन करते हैं। फिर हम सीखेंगे परचेज और सेल कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स की। फिर हम सीखेंगे कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कैसे होती है, उसके अंदर टैक्सेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम सीखेंगे कि जो खर्चा होता है उस पर टीडीएस कैसे लगता है, ठीक है, टीडीएस कैसे डिडक्ट करके हम पेमेंट करते हैं। यानी कि देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स येट टू कम इन अवर क्लासेस। प्रैक्टिस अपनी रखना, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, बाकी आज की क्लास में इतना ही है।